Hello kids, welcome back. This is me Sadaf Sayyadyam, a representative from Radiance Academy. Today presenting before you a new topic, that is health and diseases. So kids, I would like to begin with what do you mean by health? I would simply define health is a complete state of physical, mental and social well-being and not merely an absence of diseases. बेसिकली इसका मतलब क्या है बच्चों कि हेल्थ इज़ नॉट जस्ट कम्प्लीटली फ्री ऑफ डिजीजेस बट हेल्थी इंडिविजुअल का मतलब ये भी होता है कि हम मेंटली भी शांत हो, हम सोशली सबके साथ इंटरैक्टिव हो, हम फिजिकली भी कोई भी तरह के डिजीजेस के अंडर ना हो. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? A disease is a condition in which the vital functions of the body are disturbed, either psychologically or physiologically. So kids, diseases can be divided into different categories. So we shall be beginning with understanding what the different categories are into which diseases have been categorized. The first category is communicable disease. Diseases that are caused by infectious agents or pathogens are called as communicable disease और infectious disease. ऐसे केसेस के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल में आता है ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स. Then we have non-communicable diseases. Non-communicable disease का मतलब होता है which do not spread from one person to another. Such diseases are called as non-communicable diseases. ऐसे अंदर हमारे पास एग्जाम्पल्स में आता है न्यूट्रिशनल डिजीजेस जैसे कि बेरी, स्कर्वी, अर्थराइटिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज़, क्रोनिक डिजीजेस के अंदर जो आता है कैंसर. ये सारी चीज़ एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को पास ऑन नहीं होती. Moving on to the next factor, जो diseases which are caused by microorganisms such as bacteria, ऐसे disease को हम कहते हैं bacterial disease. A few diseases are caused by virus. Such diseases are known as viral diseases. Diseases caused by protozoa are called as protozoal diseases. And lastly, diseases that are caused by parasitic worms are called as parasitic diseases. Further, we have diseases that are foodborne. तो जो फूड के थ्रू फैलता है या फूड के थ्रू हमारे कंजम्पशन के अंदर आता है. देन वी हैव वाटरबॉर्न डिजीजेस एंड देन वी हैव एयरबॉर्न डिजीजेस. सो ऑल दिस अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि वाटर, एयर एंड फूड के थ्रू जो पैथोजेंस हमारे बॉडी को कंटामिनेट करते हैं, सच डिजीजेस आर ईदर कॉल्ड एज फूडबॉर्न डिजीजेस, वाटरबॉर्न डिजीजेस एंड एयरबॉर्न डिजीजेस रिस्पेक्टिवली. So there are few factors kids that affect your health. We shall be having a look at these factors. The first and major one is food and diet. Then we have exercise. A lack of exercise can make a person lethargy and could make him obese. Then you have stress management. अक्सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोन रीजंस के वजह से भी हमें अलग अलग टाइप की डिजीजेस होने लगती है. कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने लगती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं. स्लीप, इनफ स्लीप नहीं मिलने पर हमें मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, सोशल हेल्थ ख़राब होती है. फैमिली एंड फ्रेंड्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम लोग किससे लोग के साथ रहते हैं, हमारा पीयर कैसा है, पीयर ग्रुप कैसा है, हमारे फैमिली कैसी है, विथ वॉट काइंड ऑफ पीपल आर वी सोशलाइजिंग विद. सो ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल द सराउंडिंग फैक्टर्स, दे कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग और द अदर टू आवर हेल्थ. Now we shall be discussing the diseases that are caused by bacteria. So अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये चैप्टर का शुरू हो जाता है बच्चा कि हम लोग कुछ ना कुछ जो डिजीज़ेस है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़ है. फिर आगे जाके हम और भी अलग अलग माइक्रोबियल डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे. शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिजीज़ है विच इज़ ट्रांसमिटेड ईदर बाय एयर, डस्ट और स्प्यूटम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन. स्प्यूटम का मतलब होता है म्यूकस या कफ, जो आप बोल सकते हो. वो एक इन्फेक्टेड पर्सन का अगर वो छींक देता है या खांस देता है तो जो ड्रॉपलेट्स है अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल इनहेल कर लेता है तो उसे ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस है. द सिम्टम्स अकर्स एज रिजल्टिंग इन बॉडी लॉस, वेट लॉस, बॉडी वीकनेस हो जाता है, फटीग आ जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, चिल्स हो जाते हैं, फीवर, नाइट स्वेट्स, कफिंग अप ब्लड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 2 to 10 minutes एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इज थ्रू एयर, डस्ट और स्प्यूटम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन.
प्रिवेंशन कुड बी डन व्हेन अ पेशेंट इज केप्ट इन आइसोलेशन, यानी वो दूसरे लोगों से ना मिले ताकि वो ये और बीमारी और लोगों को फैला ना सके। और दूसरा वैक्सीनेशन के थ्रू, BCG वैक्सीनेशन के थ्रू। ऑल्सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे MCQ क्वेश्चन बन जाता है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। BCG का फुल फॉर्म लिखने भी आता है कभी कभार। सो अगेन यू हैव टू पे अ लिटिल मोर हीड टू इट. To all the students who are making a note of it, please mark this important as well. So this is how a TB patients look like. Moving forward, we shall be discussing about cholera. Cholera is caused by the bacteria that is known as Vibrio cholera. इसका इंक्यूबेशन पीरियड फ्यू आवर्स से लेकर 6 डेज के अंदर हो सकता है, यानी हमें इसके सिम्टम्स कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों के अंदर दिखने लग सकते हैं, 6 दिनों के अंदर. The mode of transmission, it is basically caused by contaminated food and water or drinks, and it is spread by flies or poor hygiene practices के वजह से we can cause cholera disease. The symptoms is severe stomach ache, diarrhea, white diarrhea with watery and foul smell, fecal waste and vomiting. To prevent this, obviously you have to have control over house flies. You have to do personal hygiene, clean up करते रहना है. कुक को फूड को बहुत ही अच्छे से कुक करते रहना चाहिए. सो रॉ या ठंडा फूड नहीं खाना चाहिए, जो बाहर रखा है वो खाना नहीं खाना चाहिए. कवर करना चाहिए फूड को. जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है उन्हें अच्छे से वॉश करते रहना चाहिए. एंटी कोलेरा का इंजेक्शन आता है वो भी लगा लेना चाहिए. कंटिन्यूसली हाइजीन प्रैक्टिसेस मेंटेन रखना चाहिए, लाइक वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, यूजिंग सेफ एंड क्लीन वाटर. Then we have tetanus, a very dangerous illness I would say. Tetanus is caused by Clostridium tetani. अक्सर हमारे पैर के अंदर कीला वीला चुभ जाता है, या कोई भी तरह की लोखंड की चीज़ जब हमें लग जाती है, चुभ जाती है, ये लोखंड की चीज़ों पे ना रस्ट जमा होता है, यानी जंग पड़ा होता है, जिसके तरफ हम खास कुछ ध्यान नहीं देते हैं. यही जंग जब हम लोगों को इनके जो बैक्टीरियाज इन पर होते हैं, वही जब बैक्टीरियाज हमें लग जाते हैं, हमें हमारे वुंड के अंदर चले जाते हैं, तब दे कॉज अ लिटिल बिट ऑफ इलनेस इफ़ वी हैवंट टेकन प्रॉपर केयर. यानी अगर हमने टेटनस का इंजेक्शन तुरंत ना लगाया हो तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं. एज आई डिस्कस बिफोर, ये आपको क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से होता है. इंक्यूबेशन डे इसका 4 to 20 डेज के अंदर है, कि आपको 4 से लेकर 20 दिन के अंदर तक इसका सिम्टम्स दिखाई देगा. और जो सिम्टम्स इसके हैं, दैट इज़ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स होता है, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग होता है, स्वेटिंग होता है, लॉक जॉ करके एक वो है जहाँ तुम्हारा जो पूरा जॉ है, पूरा मैंडिबल है, वो अटक जाता है. यू कैन नॉट मूव योर जॉ. मसल स्पैज़म्स, यानी ज़ोर से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एकदम स्पैज़म जैसा फील होता है, जैसे कुछ बहुत ज़ोर से अंदर से खींचा जा रहा है वैसा. बॉडी बिकम्स रिजिड एंड इवन मे बेंड लाइक अ बो, यानी आर्च्ड हो जाती है बॉडी एक बो की तरह. So talking about prevention for tetanus, it would be wounds and cuts should be cleaned immediately and anti-tetanus vaccination should be given. So this is the image of the first images of a soldier. So it's a painting of a soldier that has been wounded and been infected by tetanus. So ये जो इनको tetanus हुआ है, जो नीचे वाला है, that is a neonatal tetanus. In both cases, if you see, there is a rigidity in body, there has been muscle spasms and the body has turned in a arched shape. Next हम बात करते हैं बच्चे लोग whooping cough की. Whooping cough is a disease that is caused by Haemophilus pertussis. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 15 दिन का होता है. 10 से 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको whooping cough जैसी एक बीमारी हुई है. इट स्प्रेड्स थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स. एयर ड्रॉपलेट्स के वे में ये स्प्रेड होता है. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्शन. देन हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की. इसके सिम्टम्स के अंदर आता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन एक्सेट्रा. प्रिवेंशन के लिए वी कैन ऑलवेज रिलाई अपॉन DPT वैक्सीनेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ ट्रिपल एंटीजन वैक्सीनेशन है, विच इज़ मोर प्रिफर्ड फॉर whooping cough. So this is a picture of a kid suffering from whooping cough. So next kids, we will be discussing about pneumonia. Let's understand how pneumonia is caused. So basically pneumonia is a lung infection which is caused by microorganism which generally leads to difficulty in breathing. Now how is that possible? Usually when we inhale oxygen, it goes into the lungs and it diffuses into the alveoli. Alveoli is surrounded by capillary. This oxygen diffuses into the capillary through the alveoli walls and enters the bloodstream
and gets supplied to different body cells. But what about the harmful microorganisms that enter in the trachea? Such are trapped by the cilia and are expelled while coughing. But what about the ones which are not trapped? They end up in the alveoli. They start to multiply, and in response to this, our body sends an inflammatory reaction against it. In an attempt to provide such kind of inflammatory response, there is an accumulation of fluid inside the alveoli, which kills all the microorganisms, however leads to accumulation of fluid, which makes it unable for the oxygen to diffuse out of the alveoli into the capillary wall, and thus the person has difficulty in breathing. The symptoms for pneumonia are fever, headache. The main one is chest pain, a severe chest pain, runny nose, cough, etc. Prevention can be done by preventing personal contact and also maintaining a balanced nutritionist diet. So kids, moving forward to a much interesting topic, that is diseases that are caused by protozoa. The first one is malaria. Malaria is caused by Plasmodium species like Falciparum or Vivax. The incubation period is about 3 weeks, यानी 3 weeks के अंदर हमें ये symptom का पता चल जाएगा. This is basically done by the bite of female Anopheles mosquito, which is a carrier for this kind of protozoa. यानी ये female mosquito के अंदर ये protozoan carrier होता है. ये protozoan carry होता है, which is known as the Plasmodium species, जो mosquito के अंदर carry होता है. और जैसे ही ये फीमेल मॉस्किटो कोई भी ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है, उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये सारे प्रोटोजोआ रिलीज हो जाते हैं. ये जाते हैं और हमारी आरबीसीज को डैमेज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मैकेनिज्म को ख़राब करके ये और दूसरी टाइप की आरबीसीज को इन्फेक्ट करते रहते हैं. द सिम्टम्स फॉर मलेरिया आर फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, सीवियर चिल्स, ऑल्टरनेटिंग चिल्स आते हैं हमें, नोजिया एक्सेट्रा. ओके, सो द प्रिवेंटिव मेजर्स आर अवेयरनेस, कि हम लोगों को बताए कि ऐसा हमें कॉशियस रहना चाहिए. दिस इज अ सच टाइप ऑफ डिजीज जो मस्कीटोज से फैल रही है. वी हैव टू प्रिवेंट बाइट, सो इट इज डन बाय कंट्रोलिंग मस्कीटोज. यू कैन यूज मस्कीटोज रिपेलेंट, मस्कीटो नेट्स एक्सेट्रा. प्रोफिलैक्सिस, यानी आप मेडिकेशन यूज़ करो. अगर मलेरिया हो गया है तो आप सही डायग्नोसिस करके, अर्ली रिकग्निशन करके, देन सही तरह की मेडिसिन यूज़ करो और फट से क्योर हो सको. The next and the most interesting, that is amoebic dysentery. Amoebic dysentery, which is also known as amoebiasis. Amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica. Incubation period is about 1 week. The mode of transmission is orophycal route and feces of an infected person. यानी फूड एंड वाटर से या एक ओरल फीकल रूट से ये जा सकता है. जैसे कि आपकी स्क्रीन्स के ऊपर एक तरह का डायग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हो बच्चे लोग, कि फीसीस के मैटर जब हमारे कोई भी तरह के फार्मिंग में पड़ जाता है या कोई भी तरह का प्लांट के आसपास ये पड़ जाता है, या उसमें जब आके फ्लाइज आसपास उसके बिन बनाती है, या हमारे फिंगर्स में, नेल्स में ये चले जाता है, and then we touch food or we touch another person or touch ourselves. और अगर वही खाना हम मुंह में अगर वही हाथ से खाएं, या वही जो सेम इन्फेक्टेड फूड अगर हम लोगों को खाएं, या वही फ्लाइज अगर हमारे खाने पर आके बैठती है और फिर वो फूड हम खाएं, तो ऐसे करके हमें वी गेट आर सेल्फ कंटामिनेटेड विद अमीबिक डिसेंट्री, यानी अमीबियोसिस हो सकता है हमें. In such cases, the symptoms is diarrhea or watery motions, जिसे हम कह सकते हैं. It contains mucus or blood and pain in abdomen. इंटेस्टाइनिंग लाइनिंग इज डिस्ट्रक्टेड कम्प्लीटली. हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया. देन हमें स्टमक कॉन्वल्शंस हो सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो हैव ब्लड इन अ फीकल मैटर. सो दैट इज़ द मेन पॉइंट ओवर हियर, कि डिसेंट्री के अंदर हमेशा याद रखना है हमें कि जो हमें मोशंस होते हैं, हमें जो डायरिया होता है उसके अंदर हमेशा यूजुअली ब्लड कंटेंट दिखाया जाता है. दिस इज़ नोन एज डिसेंट्री. So food should be kept covered and avoid contamination by flies, dust carrying cysts, etc. Pest control should be done. You should always control the population of flies. Food should be boiled and cooled and also cleaned. हमें वाटर से अच्छे से धोना चाहिए बिफोर वी यूज़ एनी काइंड ऑफ फूड. अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे हम फीड कर रहे हैं तो वी हैव टू इंश्योर कि वो एकदम क्लीन हो. Next we have is sleeping sickness. Sleeping sickness is caused by Trypanosoma. Trypanosoma की species जैसे कि Brucei, Gambiansi, Brucei, Rhodiansi, etc.
इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी हमें इसका सिम्टम्स या डिजीज़ हमें पता कब चलती है, 3 दिन से लेकर 3 हफ्तों के बीच हमें ये पता चलती है. दिस इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ सेट्स फ्लाई. सेट्स फ्लाई इज a carrier. It's a carrier for the protozoa that is Trypanosoma brucei gambiense and Trypanosoma brucei rhodiense. यानी ये नाम है, ओके, ये प्रोटोजोआ का नाम है जिसको ये मस्कीटो अगेन जिसको ये फ्लाई कैरी करती है. और जब यही फ्लाई कोई भी इंसान को बाइट कर लेती है, इट ट्रांसफर्स दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. A swollen red painful nodule at the site of fly bite. You have fever, headache and itchiness. You have joint pain, mood changes या anxiety होता है, and then you have insomnia at night. This is how patients with sleeping sickness looks like. We shall now talk about the preventive methods. Preventive methods में आएंगे जैसे कि अगर कोई भी तरह का इंसेक्ट है, अगर कोई मस्कीटो या कोई फ्लाई उसका कैरियर है, तो ऑफ कोर्स एक मेथड ज़रूर है कि हमें पेस्ट कंट्रोल करवाते रहना है. ओके, सो वी इंश्योर दैट द स्प्रेडिंग ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज़ अ कंप्लीट फेलियर. देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जैसे कि मेलार्सोफ्रॉल हो जाता है या पेंटामिडाइन हो जाता है या सुरामिन हो जाता है. ये सारे ड्रग्स दे आर वेरी एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग स्लीपिंग सिकनेस. मूविंग फॉरवर्ड टू डिजीजेस दैट आर कॉज्ड बाय पैरासाइटिक वर्म्स. जी हाँ बच्चों, दिस इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू गो थ्रू. तो हम बात करेंगे पैरासाइटिक वर्म्स के अंदर सबसे पहले एस्कैरियासिस की. एस्कैरिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स. ऑब्वियसली इसका भी हमें इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 4 to 8 वीक. जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज थ्रू सॉइल, फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद एग्स ऑफ फीमेल वर्म. फ्लाइज दे एक्ट एज कैरियर. तो अगेन एक अगर मैं सिंपल सी भाषा में अगर मुझे बोलना रहेगा तो एक ओरल फीकल रूट के थ्रू इसका भी कंटामिनेशन होता है, इसका भी ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है. यानी अगर कोई भी तरह का फीकल मैटर के साथ अगर हम कंटामिनेट हो जाए, अगर हमने वो खा लिया है, अगर हमारे हाथ में हो गया या हमारे खाने में लग गया या वही अगर फ्लाइज के थ्रू हमारे फूड पर लग गया और फिर फूड हमने कंज्यूम किया, तो ऐसे केसेस के अंदर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद एस्कैरियासिस. Now what do you mean by ascariasis? Ascaris के जो वर्म्स होते हैं, जिन्हें हम राउंड वर्म्स कहते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाके हुक हो जाते हैं. ऐसे वर्म्स जब हमारे इंटेस्टाइन में जाके हुक हो जाते हैं, सो वी हैव फ्यू सिम्टम्स लाइक ब्लीडिंग इन लिवर, हार्ट एंड लंग्स. You have sudden contraction of muscles, fever and anemia as well. Apart from this, you have a terrible and very severe stomach ache. पेट बहुत दर्द देता है. Then you have dysentery, you have motions, diarrhea होने लगता है. So these are a few main symptoms as well. So the preventive method is कि आप लोग एक पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें. Maintenance of personal hygiene is very important. Then it is important that you have boiled food, cooked food, well cooked food, कि जब खाना गर्म हो तभी हमें खा लेना चाहिए. We shouldn't wait for it to get cool, और बिकॉज वार्म खाने के अंदर जो बेसिकली बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो मर जाते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव वार्म nicely cooked food. You should always wash your food well before eating, before cooking. Oral hygiene, bathing ritual, hand hygiene, coughing and sneezing वाले hygiene, home hygiene और littering वाले hygiene, ये सब maintain करते रहना चाहिए. So here is a few example of how patients with severe, very severe ascariasis look like. इनके intestine में ये बहुत ज़्यादा blockage हो जाता है. तो if you see here the surgeons are they have slit across the intestine and they are removing all the worms. और हाँ, ये आपको वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएगा. So if you want you can search the worms, ascaris worm which have been removed by the surgeons clinically. Also this is not Maggi noodles, so this is not something which has been stuck in the intestine and it's not being digested, so you shouldn't pass it on saying this is Maggi ka ad, which is not. So then proceeding forward to the next topic, that is Teniasis. Teniasis another is a disease that is caused by parasitic worms. अब ये disease is caused by Taenia solium. Now this is caused because हम लोग consumption of infected pork या beef, यानी हम जब मीट खाते हैं, बीफ खाएंगे या पोक खाएंगे, कोई भी मीट खाते हैं, तो जब ये अच्छे से कुक नहीं होते हैं तब क्या हो जाता है कि टीनिया के वर्म्स इसके अंदर होते हैं या इसके अंदर उसके अंडे होते हैं जिनको हम कंज्यूम कर लेते हैं.
सो टेपवर्म इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय पुअर सैनिटेशन एंड अनकुक्ड मीट. सो अगर आपको डायग्नोसिस करना है, यानी इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 8 हफ्तों में दिखाई देता है, और डायग्नोसिस के अंदर अगर पता चल जाएगा कि देयर इज़ एग्स इन द स्टूल, यानी फीकल मैटर में आपको इनके एग्स दिखने लगेंगे. टेपवर्म अ पैरासाइटिक फ्लैटवर्म दैट इन्फेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम. द इन्फेक्शन इज ट्रीटेड विद एंटीपैरासाइटिक ड्रग्स. The preventive methods for teniasis is that you always use a washroom, you use a toilet, and you do not litter the outside premises. Consult a doctor or visit a hospital in case if you are suffering with worms that you see in your fecal matter. Wash your hands. Prevent pigs from roaming free. Cook pork very well, or any other meat. Whenever you have to feed onto it, make sure that you cook it very well. So kids, here again there is a picture of a flatworm which is in the intestine of a person. Next we have a clip on how a tapeworm is removed from the mouth of a patient. So you see this is a 6-foot long tapeworm that has been extracted from the mouth of a patient. Next kids we have is Filariasis. Filariasis is also called as elephantiasis, which is caused by Wuchereria bancrofti. यानी Wuchereria bancrofti के वजह से, इसकी ये वर्म्स के वजह से हमें Filariasis हो सकता है, या उसका दूसरा नाम है elephantiasis. मस्कीटो जिनके अंदर ये वर्म्स होते हैं, they are injected into the bloodstream of a human when a mosquito comes and bites us. Due to which the parasitic worm larvae are transmitted to humans when an infected female mosquito feeds on the human blood. सिम्टम्स आर swollen limbs and lymphatic glands, यानी जो लिम्फ है, लिम्स के अंदर तुम्हारे जो लिम्स है, अपेंडेजेस है, हाथ पैर है, ये सूज जाते हैं बहुत ज़्यादा. और जो लिम्फैटिक है, यानी जो ये वर्म होते हैं, ये बेसिकली हमारे लिम्फैटिक ड्रेनेज के अंदर होता है, हमारे लिम्फ फ्लूइड के अंदर होते हैं, ये सारे वर्म्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं. तो उसके वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे लिम्फ नोड्स है या लिम्फ ग्लैंड्स है, वो भी बहुत ज़्यादा सूजने लगते हैं. देन यू हैव फीवर एंड यू गॉट चिल्स. It is again prevented by pesting control the mosquitoes, having proper medicines in case if you are suffering from the disease, having done pest control, etc. Then these are a patients. अगर आप देखोगे तो इनके अंदर जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ये सूज जाता है, और इतना बड़ा बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है. ब्रेस्ट ऑफ अ फीमेल के अंदर ये हो जाता है. देन थाइस के अंदर लिम्फ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. मेजरली ये हाथ और पैर को, यानी लिम्स जो होते हैं हमारे, उसमें भी लोअर लिम्स को ज़्यादा अफेक्ट कर जाता है. मूविंग फॉरवर्ड किड्स, वी हैव वायरल डिजीजेस. वायरल डिजीज़ के अंदर सबसे पहले हम डिजीज़ लेंगे पोलियो. Polio is also called as poliomyelitis or infantile paralysis. It's a potentially deadly and crippling infectious disease caused by polio virus. The symptoms for polio includes headache, fever, vomiting, sore throat and fatigue. Apart from this, there is muscle paralysis of leg, which is a very important criteria. The mode of transmission, basically such virus is transmitted through excreta or secretion of nose. It incubates in the intestine and it passes through the brain through the blood vessels. Of course, the preventive methods as always is a polio vaccination which is given at birth, या जो बच्चे 2 से 3 साल के होते हैं तब पोलियो के ड्रॉप्स या फिर पोलियो वैक्सीनेशन आर गिवन. Moving on to next, we have HIV or AIDS. Before moving on, I want to clear this out to all my students that HIV जिसे हो ज़रूरी नहीं है उसे AIDS भी हो. HIV एक तरह का वायरस है जो एक तरह की बीमारी कॉज करता है, दैट इज़ एड्स. ज़रूरी नहीं है जिनकी बॉडी के अंदर ये वायरस हो उसे एड्स ही होगा. ना बेसिकली HIV का मतलब क्या होता है? HIV एक ऐसा डिजीज़ है जिसकी वजह से जो हमारे इम्यूनिटी का जो बैरियर है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है. हमारे जो इम्यूनिटी सेल्स है वो स्ट्रांगली अटैक नहीं कर पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजन पे.
ऐसे केसेस के अंदर HIV के अंदर क्या होता है, वी आर वेरी प्रोन टू मेनी डिजीजेस। कोई भी तरह की डिजीज़ जो पैथोजन से होती है वो हमें बहुत ही जल्दी अफेक्ट कर देती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ऐसे केसेस के अंदर मोस्टली पेशेंट्स को TB हो जाता है या फिर एड्स हो जाता है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 15 मंथ्स, 15 महीने के अंदर भी पता चल सकता है, 10 से 12 साल भी इसे लग सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ अनसेफ या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, प्रेगनेंसी, ड्रग एडिक्ट्स यानी अगर एक ही नीडल यूज़ करके हर एक इंसान को पास ऑन किया जाए, सो दैट इज़ यूज शेयरिंग ऑफ द सेम इन्फेक्टेड नीडल्स, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी पहले क्या होता था कि जब ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ करते थे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के अंदर, तब उसे इतना केयरफुली चेक नहीं किया जाता था। ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोई भी तरह का वायरस है या कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक से लेकर दूसरे तक बहुत ईजीली ट्रांसमिट हो जाता था। देन नॉट ट्रांसमिटेड बाय ऑल्सो, कि पीपल हु हैव HIV और एड्स, उन्हें हम लोग बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं, उनका बराबर ट्रीटमेंट नहीं होता है, उन्हें सोशली एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि वो फैलता जाएगा। बट दिस इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू टचिंग, यानी टच के थ्रू वो शेयर नहीं होता है। थ्रू फूड, इवन in fact if you are having food with them and if you are using the same utensils, it won't be transmitted. If you are kissing, so the sharing of saliva does not infect the other person with HIV or AIDS. एंड दी इंसेक्ट बाइट, यानी अगर एक बाइट से लेके दूसरे तक अगर फीड हुआ तो ये वायरस स्प्रेड नहीं होगा। द सिम्टम्स इज मसल एंड जॉइंट पेन, हीट, रैश, डायरिया, कैंडियासिस ऑफ ओरल कैविटी, एक्सट्रीम वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, नोशिया, फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शंस, यानी बहुत जल्दी हम बीमार पड़ते रहते हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत डाउन रहता है। Then you have drowsiness, swollen lymph nodes, increased swelling, etc. Preventive methods is to avoid sexual contact with HIV infected people. जैसे कि जितने भी हमने symptoms अभी देखा, तो हमें सब उसका ध्यान रखना है कि अगर हम are having sex, we have to have some kind of precautionary method. You can either use a condom or a femidem. Then avoid using syringe and needles, which is used by AIDS patients. Blood should be tested properly for HIV before blood donation. Breastfeeding should be avoided by HIV infected mother. Addiction to narcotic drugs should be avoided. So these are a few preventive measures. Here is how the HIV patients look like, कि जब immune system बहुत down हो जाता है, वो extreme weak हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, weight loss हो जाता है. So this is how they look like. मूविंग नेक्स्ट इज वी हैव चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी जो आई थिंक सभी को हुई होती है, मोस्टली बहुत सारे लोगों को होती है। एक इसका मिथ भी है जो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, बहुत बड़े बूढ़ों से आपने सुना होगा कि आपको लाइफ में एक ना एक बार चिकन पॉक्स होता ही होता है। वेल, चिकन पॉक्स इज़ अ डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय हर्पीज वायरस, वार्सेला जोस्टर। इंक्यूबेशन अबाउट 14 to 16 days। क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन के वजह से हमें हो सकता है ये, अगर कोई भी किसी को भी ये हुआ है, चिकन पॉक्स हुआ है, तो इट इज़ बेटर इफ़ यू स्टे अवे फ्रॉम देम, बिकॉज अगर उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहने से इट स्प्रेड्स। उनके ब्लिस्टर के अंदर बैक्टीरियाज, उनके ब्लिस्टर के अंदर ये वायरस होते हैं, तो फुट कर वो फैल सकता है। हाईली इरिटेटिंग रैशेस ऑफ स्मॉल स्किन। सो चिकन पॉक्स बहुत सारे बॉयल्स आ जाते हैं, एपेटाइट लो हो जाता है, आँख में से आंसू आने लगते हैं, टीयरफुलनेस जिसे कहते हैं हम। हाइपरेरिथिज्म, बहुत गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। हेडेक, एंडमेंट यानी जोड़ों में दर्द होता है, फटीग होने लगता है, मसल पेन। देन वी हैव रैशेस अपीयर एज पिंक स्पॉट्स विच subsequently changes into watery pustules or blister. Also the blisters, they shrivel up and they soon dry up, they form scab after 3 to 4 days. ट्रांसमिशन जैसे कि मैंने बोला, पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, स्नीजिंग और कफिंग की वजह से। अगर सेम इन्फेक्टेड पर्सन की क्लोथिंग या बेडिंग किसी और को दी जाए तो एक हेल्दी पर्सन भी चिकन पॉक्स से इन्फेक्ट हो सकता है। प्रिवेंटिव मेथड्स वैक्सीनेशन के अलावा है कि दे गिव कंप्लीट बेड रेस्ट, रैशेस मस्ट कीप क्लीन एंड ड्राई, ब्लिस्टर्स शुड नॉट बी प्रिक्ड, यानी घड़ी घड़ी हमें खुजाकर ब्लिस्टर्स को फोड़ना नहीं है। कैलामाइन लोशन और नीम लीव्स कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस इचिंग इफेक्ट। एक्टिव इम्यूनाइजेशन बाय एडमिनिस्ट्रिंग लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कंटेनिंग वारियसेला। सो अगेन, जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन तो एक मेजर है ही बहुत बड़ा, लेकिन उसके अलावा ये भी कुछ मेथड्स हैं विच कैन बी फॉलोड टू प्रिवेंट और टू क्योर चिकन पॉक्स।
So this is a patient with chicken pox. Now this जो केस है वो उसमें सीवियर चिकन पॉक्स हुआ है. अक्सर बच्चों को या लोगों को इतना सीवियर चिकन पॉक्स नहीं होता है. I hope you take care of yourself. I wish you that you have your best of health. Take care, stay home, stay safe, and always keep learning. Thank you so much for joining me today once again, kids. In case if you like this video, please do not forget to like, share, and subscribe as well. Thank you so much. For more such educative videos, enroll now to Radiance Academy. Thank you so much. We shall meet again in the next lecture.